Dear students, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम यहाँ से सिलसिला कलाम टूटा था, वहीं से आगाज़ करते हैं। हम लॉ ऑफ एविडेंस का कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 161 स्टडी कर रहे थे। उसकी रीडिंग की थी, उसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ हम बढ़ रहे थे, तो टाइम जो था उसका ऑफ हो गया। वहीं से आगाज़ करते हैं। इबारत 161 आर्टिकल की दोबारा उसकी रीडिंग कर लेते हैं और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप भी इसकी रीडिंग जो है वो साथ साथ करें। ये आर्टिकल जज को एम्पावर करता है कि ड्यूरिंग ट्रायल वो कोई भी सवाल पुट कर सकता है। आप किस किस तरह की पावर जो हैं लॉ ने उसको कॉन्फर की हैं, किन लिमिटेशन के साथ कॉन्फर की हैं, उसका ब्रीफ सा जायजा हम इस आर्टिकल की रीडिंग के बाद लेंगे। आर्टिकल जज साहब को जो पावर कॉन्फर करता है, आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर अब मौजूद है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। द जज मे इन ऑर्डर टू डिस्कवर or to obtain proper proof of the relevant facts, ask any question he pleases in any form at any time. कोई भी जज साहब सवाल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉपर प्रूफ जो है रेलेवेंट फैक्ट्स का वो हासिल करने के लिए या फैक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए, जिस तरीके का भी सवाल वो पसंद करें, इन एनी फॉर्म, किसी भी सूरत में, at any time, किसी भी वक्त, of any witnesses, किसी भी गवाह को, और of the parties, या फरीकैन में से किसी को, about any fact, किसी भी फैक्ट के मुतल्लिक, और फैक्ट भी कौन सी, relevant और irrelevant, and may order the production of any document or a thing, किसी चीज को, किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए भी हुक्म सादर फरमा सकते हैं। एंड नीदर द पार्टीज नॉर देयर एजेंट्स, न फरीकैन न उनके मुख्तार, shall be entitled to make any objection to any such question or order, और न फरीकैन न उनके मुख्तार ऐसे किसी भी सवाल के मुतल्लिक या अदालत का जो डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन के हवाले से ऑर्डर है, कोई एतराज़ नहीं कर सकते विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, अदालत की इजाज़त के बगैर। और टू क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस अपॉन एनी आंसर गिवन इन रिप्लाई टू एनी क्वेश्चन, अदालत की इजाज़त के बगैर किसी भी गवाह को, किसी भी शख्स को इससे अदालत ने सवाल किया था और उसने जवाब दिया है, उस पार्ट पर क्रॉस एग्जामिन कोर्ट की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड दैट जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय द ऑर्डर टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। नीचे प्रोवाइजो है। इतनी वसी पावर्स, एक्सटेंसिव पावर्स देने के बाद ये कहा गया है कि अदालत जो फैसला सादर करेगी वो जजमेंट देते वक्त जो फैक्ट्स रेलेवेंट हैं और ड्यूली प्रूव्ड हैं, यानी कानून के मुताबिक जिनके शवाहद और सबूत फाइल पर आ चुके हैं, उन्हीं को बुनियाद बनाकर फैसला करेगी। अपने किसी इररेलेवेंट सवाल के जवाब को बुनियाद बनाकर फैसला नहीं करेगी। तो अपने सवालात जो हैं वो ट्रुथ को डिटरमिन करने के लिए, फैक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए अदालत जो है वो पूछ सकती है। वो वसी पावर्स अदालत को दी गई हैं।
लेकिन यकीनन इतनी वसी पावर्स जो किसी भी स्टेज पर किसी भी गवाह को, किसी भी फरीक को कोई भी सवाल मुतलका या गैर मुतलका करने के मुतल्लिक जो अदालत को इख्तियार दिया गया है, इसको बुनियादी लाइन के साथ आपने ज़रूर जोड़े रखना है कि ये सवाल करने का मतलब ये है, ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट्स। प्रूफ रेलेवेंट फैक्ट्स का जो है उन्हीं के लिए ही ये सवाल पुट किए जा रहे हैं। तो यकीनन ये इख्तियार किसी पार्टी का, यानी मुकदमे में दो फरीक भी होते हैं, उनके राइट को प्रेजुडिस करने के लिए नहीं है, जस्टिस की काज के लिए है, ट्रूथ को डिटरमिन करने के लिए है। इससे मराद कतन ये नहीं है कि फरीक की जगह कोर्ट जो है किसी पार्टी की जगह खुद को सब्स्टिट्यूट कर लेगी। इसीलिए इसके लिए एडवाइसेबल होता है कि ये एक्सटेंसिव पावर, और नॉर्मल प्रैक्टिस में भी कोर्ट इसको ऑब्जर्व करते हैं कि आमतौर पर अदालत जो है वो इज्तनाब करती है खुद ऐसे मामलात में एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन में खुद इंडल्ज नहीं करती। वजह उसकी ये होती है कि दोनों फरीकैन के जो वकील हैं उनके पास ब्रीफ मौजूद हैं, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, तो वो कोई भी सवाल उसको प्रॉपर तरीक़ेकार के मुताबिक, प्रॉपर तरतीब के मुताबिक, तदवीन के मुताबिक वो करने के लिए ज़्यादा कोर्ट की निस्बत इक्विप्ड होते हैं। इसलिए अदालत के ज़हन में कोई सवाल हो भी तो वेट करना चाहिए कि भाई वकील जो है वो उन मामलात पर अगर अपना क्रॉस एग्जामिनेशन फिनिश कर चुका हो तो अदालत सवाल करे। अगर दरमियान में बार बार इंटरप्ट करेगी, बार बार सवाल कोर्ट अपना खुद पुट करेगी, तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन की तरतीब जो है वो काउंसिल की बरकरार नहीं रहेगी। तो ऐसे में ये पावर्स होने के बावजूद अदालतें जो है फरीकैन के वकला जो भी उस केस को, विटनेस को हैंडल कर रहे होते हैं, उनको सफिशिएंट टाइम देती है, और टुवर्ड्स द एंड अगर समझती है कि कोई क्रूशियल पॉइंट जो है वो रह गया है तो इस आर्टिकल के तहत कोर्ट जो है वो फुली एम्पावर्ड है, वो अपना सवाल जो है वो पुट कर सकती है। दूसरा प्रोवाइजो भी हम पढ़ लें। एक तो ये था कि जजमेंट को बेस किया जा सकता है सिर्फ जो फैक्ट्स रेलेवेंट हैं उन पर और जिनको प्रूव किया जा चुका है। सेकंड प्रोवाइजो है, provided also that this article shall not authorize any judge to compel any witness to answer any question or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer any question or produce under Article 4 to 14, both inclusive. If question was asked or the document was called for by the adverse party, nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under Article 143 or 144, nor shall it dispense with primary evidence of any document except in cases herein before accepted. ये प्रोवाइजो 2 जो है, पहले प्रोवाइजो के तहत तो इन इख्तियारात के साथ ये कदन लगाई गई थी कि सवाल ज़रूर पुट किया जा सकता है और किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है, लेकिन अदालत फैसला करते वक्त अपनी जजमेंट को बेस करेगी रेलेवेंट फैक्ट्स पर और उन चीज़ों पर जो कानून के मुताबिक शहादत के ज़रिए अदालत के सामने साबित की जा चुकी हैं। महज अपने इन सवालात को बुनियाद बनाकर जजमेंट सादर नहीं हो सकती। इसी तरह किसी भी गवाह को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को वो प्रोड्यूस जो है करने के लिए कानून ने उसको पाबंद नहीं किया, उसकी प्रिविलेज उस डॉक्यूमेंट की रखी है। यानी जिस तरह स्टेट का अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है और उसको भी लाने के लिए नहीं कहा जा सकता, इसी तरह किसी विटनेस को
आर्टिकल 13 ने अपने टाइटल डीड जो है कहा है कि उनको प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कहा जा सकता, या आर्टिकल 14 ने जो कहा हुआ है कि ऐसे डॉक्यूमेंट उनकी प्रोडक्शन के मुतल्लिक नहीं अदालत कंपेल कर सकती किसी शख्स को कि अगर वो इस नौइयत के डॉक्यूमेंट थे कि असल शख्स के पास होते तो उसको कंपेल न किया जा सकता मासवाए ऐसे शख्स की कॉन्सेंट के। तो ये डॉक्यूमेंट्स की प्रिविलेज, जिनको हम प्रिविलेज डॉक्यूमेंट कहते हैं, उनको इस आर्टिकल ने महफूज रखा है, प्रोवाइजों में नीचे महफूज रखा गया है, उनको नहीं तलब किया जा सकता। यकीनन ये इख्तियार जो है वो पूरे लॉ ऑफ एविडेंस जो आर्टिकल 1 से लेके लास्ट तक है उनको पेश नजर रखते हुए ही ये बयान किया गया है, और उन्हीं शराइत के साथ ही शहादत के मुतल्लिक सवाल पुट किया जाएगा जो शराइत कानून के पेश नजर थी। इसी तरह किसी से बात नहीं पूछी जाएगी। आर्टिकल 4 से लेके प्रोविज यानी 4 के तहत जज और मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चंस अपने कंडक्ट जो है बतौर जज और मजिस्ट्रेट उसके मुतल्लिक नहीं कहा जा सकता, या बतौर जज जो चीज उसके नॉलेज में आई उसको वो बताने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। इसी तरह आर्टिकल जो है वो 5 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। स्पाउसेस के दरमियान मैरिज के दौरान की कन्वर्सेशन जो है ना ही बताने की इजाजत है और ना ही किसी को कंपेल किया जा सकता है, तो इस पर भी सवाल नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह अफेयर्स ऑफ स्टेट के हवाले से कानून जो है आर्टिकल 6 और फिर आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करता है कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर के नॉलेज में जो चीज़ें उसके इजलास अटेंड करने के दौरान ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में आई उसको कंपेल करके उससे नहीं पूछा जा सकता। इसी तरह किसी ऑफेंस की कमीशन के हवाले से कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो किसी भी मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को नहीं पूछा जा सकता कि आपने कब और किससे इसके मुतल्लिक मालूमात हासिल की थी। और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आर्टिकल 9, 10 ने और 11 ने उसको प्रोटेक्ट किया है कि वकील और क्लाइंट के दरमियान उसके डॉक्यूमेंट के हवाले से, उसकी मशावरत के हवाले से ये कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए या अदालत को बताने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। तो ये लिमिटेशंस इस आर्टिकल के अंदर मौजूद हैं कि जिन शराइत के साथ एविडेंस जो है वो दिया जा सकता है। फर्दर सवालात के मुतल्लिक भी ये 2 आर्टिकल का इसके अंदर जिक्र किया गया, आर्टिकल 143 और 144 का, कि भाई इम्प्रॉपर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर सवाल जो ऑर्डिनरी क्रॉस एग्जामिनेशन में जिनको लॉ इम्प्रॉपर कहता है वो जैसा भी सवाल जो है वो नहीं पूछेंगे। इसी तरह स्कैंडलस और इनडिसेंट क्वेश्चन अगरचे उन आर्टिकल का इसके अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों से पार्टी का लॉयर अगर क्रॉस एग्जामिन करे और लॉ ने जज को एम्पावर किया है कि वो मना कर सकता है उसको सवाल पूछने से, तो डेफिनेट लॉ के पेश नज़र ये बात है कि आप जज साहब खुद उस तरह के सवाल तो पुट नहीं करेंगे जो पार्टीज को जिनकी इजाज़त नहीं है, तो वो सवाल भी हम कह सकते हैं कि शामिल नहीं होंगे। उस तरह के सवाल इंसल्ट करने वाले स्कैंडलस क्वेश्चंस भी इसके अंदर, डेफेमेशन के अंदर जो आर्टिकल 147 में कहा है कि किस तरह कब अदालत इजाजत देगी सवाल पुट करने के लिए, तो उन चीजों को खुद कोर्ट भी अपने पेश नजर रखेगी। और लास्ट लाइन में एक अहम बात की गई कि भाई ये कोई भी डॉक्यूमेंट तलब कर लेने से ये मराद नहीं है कि भाई अदालत आज खुद जो प्राइमरी एविडेंस का तरीक़ेकार है कि वो लाना चाहिए और उसकी जगह सेकेंडरी एविडेंस जो है कब पेश किया जा सकता है। कानून शहादत में एक्सटेंसिवली आर्टिकल में हुई है, तो उन तरीक़ों के मुताबिक ही सेकेंडरी एविडेंस आ सकता है। ये नहीं है कि अदालत चूंकि कोई भी डॉक्यूमेंट तलब कर सकती है तो वो डिस्पेंस विद कर दे प्राइमरी एविडेंस को और पार्टी को कहे कि नहीं आप सेकेंडरी एविडेंस ले आए। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई
एक्सटेंसिव पावर जरूर इस आर्टिकल ने जज साहब को दी है, लेकिन उसके इर्द गिर्द शराइत भी रखी हुई है, क्वालिफिकेशंस के साथ हैं, एरिया यानी सर्कमस्पेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है, उन चीज़ों को मोहित करने वाली चीज़ें भी कि किस दायरे के अंदर अंदर वो सवाल जो है वो पुट किया जाएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि भाई ये पावर्स दी क्यों गई हैं, तो खुद आर्टिकल के अंदर भी मौजूद है कि भाई टू डिस्कवर अप टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स, ये बात भी है। और दूसरा ये कि जज साहब जो हैं वो ट्रायल के दौरान साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पर नहीं है, उन्होंने डिसीजन देना है, तो वो कॉन्शियसली उन तमाम एविडेंस को, फैक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस केस को समाप्त कर रहे हैं और पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। तो उनके ज़हन में अगर ट्रूथ को डिटरमिन करने के लिए, जब प्रॉपर प्रूफ के लिए कोई पार्ट जो है उसकी क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन पुट करना जरूरी है, तो इस आर्टिकल ने राइटली जज साहब को इक्विप किया है इन वास्ट पावर से कि वो किसी भी स्टेज पर, किसी भी मरहले पर जो है वो सवाल उसको पुट कर सकते हैं। लेकिन यकीनन बकाया कानून शहादत ऑर्डर की स्कीम जो है उसको पेश नज़र रखते हुए ही ये सवाल जो है जो जज साहब पुट करेंगे, यकीनन पार्टी उसका आंसर देगी, तो उन आंसर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इन सवाल आंसर्स को ही बुनियाद बना के जजमेंट डिक्लेयर नहीं की जा सकती। ये प्रोवाइजो नंबर 1 को अगर आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जाए कि क्या आर्टिकल 161 के तहत जो जज साहब सवाल पुट कर सकते हैं किसी भी विटनेस को और पार्टी को, और उसके आंसर को बुनियाद बना के जजमेंट दे सकते हैं, तो प्रोवाइजो 1 जो है कि इस बात को क्लियर है कि दैट जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय ऑर्डर टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव। एक शर्त रेलेवेंट होने की और दूसरा प्रूव होने की। तो एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी के असूलों को पेश नजर रखते हुए यकीनन जजमेंट जो है उसको डिलीवर किया जाएगा। जो चीज़ें जो कानून के मुताबिक दुरुस्त शहादत के जरिए फरीकैन ने साबित कर दी हैं और जिसकी फेवर में भी केस जाता है, उन फैक्ट्स को, उन प्रूफ को, उन एविडेंस को पेश नज़र रखते हुए ही अदालत जो है वो जजमेंट डिक्लेयर करेगी। अब इसके बाद एक और अहम और क्रूशल बात आर्टिकल 161 में बयान हुई है, 162 में बयान हुई है। 162 आर्टिकल जो है चैप्टर 11 है कानून शहादत ऑर्डर का, ये अपनी नौइयत का वहाद आर्टिकल है। इसके अंदर जो चीज़ मौजूद है, जिस तरह प्रीवियस आर्टिकल भी अपनी नौइयत का वहाद आर्टिकल था, इसी तरह ये आर्टिकल भी। पहले हम इसकी रीडिंग कर ले आर्टिकल की इबारत जो आपके सामने मौजूद है, ताकि इसके अंदर मौजूद एलिमेंट, इसेंशियल्स या इंग्रेडिएंट जो हैं उनको पेश नज़र रखते हुए हम इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ले सकें। Improper admission or rejection of evidence. Improper admission or rejection of evidence shall not be ground of itself for a new trial or a reversal of any decision in any case. If it shall appear to the court before which such objection is raised that independent of the evidence objected to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision, or that if rejected evidence had been received, it ought not to have varied the decision. इसको सिंपल करके सादा अल्फाज में इस असूल को मैं आपके सामने बयान करता हूं ताकि आप इसको समझ सकें। शहादत में, एविडेंस में जो चीज़ आनी चाहिए वो एक तो रेलेवेंट हो, ठीक है, दूसरा एडमिसिबिलिटी के असूलों पर भी पूरा उतरती हो। रेलेवेंट हो लेकिन एडमिसिबल ना हो तो वो भी शहादत में चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये आर्टिकल ऐसी सूरत हाल की बात करता है कि अगर शहादत में ट्रायल कोर्ट ने ऐसे पीस ऑफ एविडेंस की इजाजत दे दी है
जो नहीं आना चाहिए। तो जाहिर है अब शहादत में इम्प्रॉपर एडमिशन हो गया, यानी ऐसी शहादत आ गई जिसको नहीं आना चाहिए था। इसी तरह कोई फरीक कोई शहादत कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहता था और अदालत ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसका भी जायजा लेने से ये नजर आता है कि भाई उसको पेश होना चाहिए था, हो सकती थी, लेकिन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये दोनों शहादत के लिहाज से हैं तो अहम बातें कि भाई जो आनी चाहिए थी वो आने नहीं दी गई, और जो नहीं आनी चाहिए थी शहादत वो आ गई हो। अब आर्टिकल ये कहता है कि ये हो जाना, ये इरेगुलरिटी हो जाना, ये ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी हो जाना इन इटसेल्फ न्यू ट्रायल की ग्राउंड नहीं होगी। किस वजह से ग्राउंड नहीं होगी? ये कि अगर जो इम्प्रॉपर एडमिशन है, अदालत अपील जो है जिसके सामने जो ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है, वो शहादत के उस पार्ट को, यानी इम्प्रॉपर एडमिटेड पार्ट जो है एविडेंस का, उसको इग्नोर करके, उसको माइनस करके अगर केस का जायजा लेती है तो जजमेंट रिमेन्स द सेम और द डिसीजन रिमेन्स द सेम। यानी वो शहादत ना भी पढ़ी जाए तो भी डिसीजन वही है। इसी तरह अगर रिजेक्टेड पोर्शन को इंक्लूड करके अदालत उसका जायजा ले और फिर डिसीजन वही रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए, डिसीजन वेरी ना हो रहा हो उस एविडेंस के पीस को डालने से जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था, उसको मिला के पढ़ने से, तो फिर महज फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, सेरेमोनियल तरीके के लिए, तो ये सारा वक्त का ज़या जो है वो कोर्ट का नहीं किया जाएगा कि चूंकि इस तरह नहीं किया गया तो अब करके भेजे। अगर डिसीजन पर, जजमेंट पर फर्क नहीं पड़ना तो फिर रीट्रायल नहीं होगा। तो इस बेज़ाब्तगी को उस वक्त ही ज़ेरे गौर लाया जाएगा जब मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होगी, डिसीजन पर फर्क पड़ता होगा और शहादत के ना आ सकने की वजह से पार्टी का केस प्रेजुडिस हुआ होगा या इम्प्रॉपर एडमिशन से दूसरी पार्टी का राइट प्रेजुडिस हुआ होगा। इस पार्टी को जिसकी ऐसी शहादत जिसको नहीं आना चाहिए था फाइल पर एक्सेप्ट कर लिया, कोई अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है और दूसरी पार्टी का राइट प्रेजुडिस हो रहा है, देन इट विल बी ए गुड ग्राउंड ऑफ फ्री ट्रायल। और जो भी अदालत जिसके सामने जो ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है वो मुनासिब समझे, फिर इसमें इंडल्ज हो सकते हैं। अब इस तरह की मेरे ज़हन में दो और सेक्शन आ गए, चूंकि इधर बेज़ाब्तगी शहादत के लिहाज से पाई जाती थी कि नहीं आनी चाहिए थी तो आ गई, और जिसको चाहिए था शहादत वो अदालत ने रिजेक्ट कर दिया पीस ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस के नुक्ते नज़र से ये इरेगुलरिटी नजर आती है बाजार, अगरचे इस आर्टिकल के अंदर इरेगुलरिटी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन का लफ्ज तो इस्तेमाल हुआ ना। तो दो और सेक्शन वैसे ही आपको याद दिलाने के लिए, कानून शहादत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक सूट वैल्यूएशन एक्ट का सेक्शन 11 है, उसको भी केयरफुली पढ़ लीजिएगा, और एक सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 21। थोड़ा सा आपको रिमाइंड करने के लिए मैं जिक्र कर दूं, उसमें पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का ऑब्जेक्शन जो है अगर इब्तदाई स्टेज में नहीं लिया गया तो नहीं लिया जा सकेगा, ये सेक्शन 11 सूट वैल्यूएशन एक्ट का बात करता है। और सिविल प्रोसीजर कोड चूंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है तो उसमें भी सेक्शन 21 कहता है कि अगर अर्लियर स्टेज पर जो ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया तो लेटर ऑन उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो वो भी जुरिस्डिक्शन के नुक्ता नज़र से जो एरर है, इधर शहादत को एक्सेप्ट करने के नुक्ता नज़र से एरर है, उसके मुतल्लिक इस आर्टिकल ने ये क्योर किया है कि महज वो इम्प्रॉपर होना ही नए ट्रायल की बुनियाद नहीं बनेगा। अगर अदालत को ये नजर आता है कि उस शहादत को डाल लेने से या उस शहादत को निकाल देने से, निकाली कौन सी जाएगी, जो इम्प्रॉपर एडमिशन है शहादत का, और
डाली कौन सी जाएगी, प्रॉपर रिजेक्शन है एविडेंस का, उनको डाल के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर इस चीज पर कोई अदालत जो है वो नए ट्रायल के लिए नहीं करेगी। इसी तरह उनमें भी, यानी सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 21 में इम्प्रॉपर जो लफ्ज है वो तो नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन के बगैर अगर अदालत ने ट्रायल किया है और अर्लीस्ट ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, तो लॉ कहता है कि लेटर ऑन उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसी तरह सूट वैल्यूएशन एक्ट भी कि पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन का ऑब्जेक्शन भी अर्लीस्ट जो था वो लेना चाहिए था, और अगर नहीं लिया गया तो उनको भी देख लीजिएगा, वो भी यानी क्योर करते हैं एक इरेगुलरिटी को, अगर उसके मुतल्लिक जो शराइत वहां डाली गई हैं उनके मुताबिक ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया। तो वो दो और एक ये तीन ऐसे यानी इंस्टांसेस हैं जहां पर बेकायदगी जो है, इरेगुलरिटी जो है, या जो उसका एक तरीक़ेकार है उसको ना अडाप्ट करने के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और कब तक वो बात रेज की जा सकती है या किन हालात के साथ उसको कबूल किया जा सकता है, उसका जिक्र मौजूद है। इसके बाद आर्टिकल 163 में ओथ की बुनियाद पर डिसीजन करने की बात हुई है, यानी कसम की बुनियाद पर फैसला करने की बात हुई है। ये प्रोविजन ओल्ड लॉ ऑफ एविडेंस में मौजूद नहीं थी। ये जो कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 है उसके अंदर ये डाली गई है। इसकी इबारत देखते हैं पहले, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं रेंडर करता हूँ आपके सामने। When plaintiff takes oath in support of his claim, जब मुद्दई जो है वो अपनी क्लेम की यानी जो उसका दावा है उसकी फेवर में ओथ ले, the court shall on the application of the plaintiff, मुद्दई की दरख्वास्त पर call upon the defendant to deny the claim on oath, उस क्लेम का इनकार करे। अब किस तरह इनकार करेगा, जाहिर है उसने ओथ लिया है तो वो भी ओथ लेके ही उसका इनकार करेगा। तो अगर ओथ लेके इनकार करता है तो जाहिर है फिर मुद्दई का केस प्रूव नहीं हुआ, और अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और ओथ देने से इनकार करता है तो फिर जाहिर है मुद्दई का केस जो है वो प्रूव हो जाए। अदालतें आमतौर पर इस इबारत पर जो तरीक़ेकार अडॉप्ट करते हैं, थोड़ी सी इस इबारत में एम्बिग्युइटी मौजूद है, लेकिन अदालतें इस पर क्लियर प्रोसीजर ये अडॉप्ट करती हैं कि प्लेंटिफ ये ऑफर देता है डिफेंडेंट को कोर्ट के जरिए से कि हमारा फैसला जो है वो ओथ पर कर दिया जाए। अब अगर दोनों मुत्फिक हो जाएं ओथ पर फैसला करने के लिए तो फिर अदालत ओथ वाला तरीका जो है उसको अडॉप्ट करती है। ये लेंथी प्रोसेस जो है सिविल लिटिगेशन का, उसको अवॉइड करने के लिए ये तरीक़ेकार दिया गया है। अब उसमें अगर दोनों पार्टीज मुत्फिक हैं ओथ पर डिसीजन करने के लिए तो फिर ओथ पर डिसीजन हो जाएगा, लेकिन तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट किया जाएगा, यहाँ पर भी कोर्ट जो है फरीकैन में से जो मुद्दई है, ज़ाहिर है इसको लॉ ऑफर देता है कि वो डिफेंडेंट को ये ऑफर देता है कि या ओथ मैं लेता हूं या फिर आप ओथ दें। तो वो फिर आगे से या प्लेंटिफ को कहता है कि आप कसम उठा दें, तो समझा जाएगा कि भाई उसने मुद्दई का दावा फिर डिग्री हो जाएगा कि उसको एक्सेप्ट कर लिया। और अगर मुद्दई आगे से कहता है कि आप कसम उठा दो तो फिर डिफेंडेंट जो है उसका ओथ ले लिया जाएगा और जाहिर है उसका दावा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कोर्ट में पास such order as to the cost and other matter as it may deem fit, यानी पास जो है हैं
दावे के, ज़ाहिर है वो ओथ पर तो अब डिसाइड हो गया, जो मुनासिब समझेगी उस पर अदालत जो है वो ऑर्डर कर देगी। नथिंग इन दिस आर्टिकल अप्लाइज टू लॉज रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ हदूद और अदर क्रिमिनल केसेस। ये ओथ का तरीक़ेकार जो दिया गया है, मैं पहले ही इसकी बात कर चुका कि जो लेंथी प्रोसेस है सिविल लिटिगेशन का, उसको शॉर्ट करने के लिए, ब्रीफ करने के लिए, ताकि इनिशियल स्टेज पर ही डिसीजन केस का हो सके, ये प्रोवाइड किया गया है। और क्रिमिनल केसेस में यह तरीक़ेकार अडॉप्ट नहीं किया जाता। यकीनन क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन जो है वो अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो अपना केस प्रूव करे, तो वो प्रूव करेगी तरीक़ेकार के मुताबिक। इसी तरह हदूद के मैटर्स में भी ये कसम वाला, यानी क्रिमिनल में पनिशमेंट जिधर भी किसी चीज़ की प्रेस्क्राइब्ड होगी, वहाँ पर ओथ पर डिसीजन नहीं होगा, वहाँ पर एविडेंस की बुनियाद पर जो है वो फैसला होगा। आर्टिकल 64 जो है 164, उसके अंदर एविडेंस जो है जो मॉडर्न डिवाइसेस से अवेलेबल होगा, उसको भी कानून उसकी इजाज़त देता है कि उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ द मॉडर्न डिवाइसेस। In such cases, as the court may consider appropriate, the court may allow to be produced any evidence that may have become available because of modern devices or techniques. तो आर्टिकल 2 में एविडेंस को डिफाइन किया गया है, ओरल स्टेटमेंट है या कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए पेश किए जाएंगे उनका। लेकिन ये आर्टिकल मॉडर्न टेक्निक्स की बात करता है, जिसमें टेप रिकॉर्डर हो सकता है, या वीडियो फिल्मिंग हो सकती है, या फोरेंसिक एविडेंस हो सकता है। तो बेसिकली ट्रूथ को डिटरमाइन करने के लिए ये पीस ऑफ एविडेंस भी क्रूशियल है, जो उस चीज की स्टेटस को वाजे करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हालात चेंज होते जा रहे हैं, मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए एविडेंस जो बहुत से मामलात में बिल्कुल एरर फ्री है, जिस तरह आपने देखा कि ज़ैनब के केस में भी फोरेंसिक से जो है वो जो बच्ची कसूर की मारी गई थी, जिसके साथ ज्यादती की, उसके बाद और बच्चियों के साथ भी, तो वो डिटेक्ट जो अक्यूज हुआ था वो मॉडर्न डिवाइसेस से हुआ था। तो आर्टिकल 164 इसकी इजाजत देता है। चाहिए ये कि इसको और एलेबोरेट कर दिया जाए एक्सटेंसिवली, इसकी ब्रीफ इबारत को लॉ की प्रॉपर रिवीजन जो है विद डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी और कॉन्सेप्ट जो है वो होती रहनी चाहिए। तो प्रॉपर स्टेज है कि आर्टिकल 164 की इबारत को और एलेबोरेट कर दिया जाए, और सारी ही किस्में जो अब तक अवेलेबल हैं मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए एविडेंस को, डीएनए का तरीक़ेकार है, फोरेंसिक है, और भी जितने तरीके हैं, उन तमाम को भी इसके अंदर एविडेंस के तौर पर डाले जाने और पढ़े जाने का डिटेल्ड और मुफस्सल तरीक़ेकार मौजूद होना चाहिए। आर्टिकल 65 जो है वो कानून शहादत ऑर्डर को ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है कि ये तमाम पर इसको बरतरी हासिल है, और 166 इसको रिपील करने के हवाले से है कि जो प्रीवियस लॉ ऑफ एविडेंस था 1872